प्रिय बच्चों, एमए उत्तरार्ध नवम प्रश्न पत्र हरिशंकर परसाई के व्यंग निबंध संग्रह हम पढ़ रहे हैं, श्रेष्ठ व्यंग रचनाएं। और सबसे पहले आपको नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये नया वर्ष आपके लिए बहुत सुखद हो, बहुत स्वास्थ्यवर्धक हो और बहुत ही शैक्षणिक अभिवृद्धि आप इस सत्र में करें और आपका भविष्य उज्जवल हो। इन सारी शुभकामनाओं के साथ बच्चों, अब आपको मेरा ये कहना है कि पढ़ाई में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, वीडियो देखिए और फिर उसकी अपनी उपस्थिति भेजिए और साथ में मैं जो आपको होम असाइनमेंट दे रही हूँ वो करते जाइए, ताकि आप अच्छे से अच्छे अंक स्कोर करें और जब आप एमए उत्तरार्ध की डिग्री लें तो आपके मन में एक संतोष हो कि आपने बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, आई बरखा बहार। हरिशंकर परसाई का व्यंग संसार अपने आप में बहुत अद्भुत है, इतना बहुआयामी है। उन्होंने प्रकृति पर, लोक तत्व पर और कई विषयों पर बहुत युगानुकूल सुगबुगाहट के साथ, एक सार्वदेशिक दृष्टि के साथ जो रम्य रचना की है, उसकी उर्वरता और संप्रेषणीयता इन निबंधों के साथ गुंथी हुई है। आई बरखा बहार में जहाँ बरसात ऋतु मन को आह्लादित करती है, वहीं पर कुछ इमारतों के खंडहर में बदल जाने पर किस तरह राजनीति गर्मा उठती है, किस तरह विरहिणी नायिका को उसकी सखियाँ परेशान करती है और वह अपने प्रिय के आगमन का इंतज़ार करती है, या फिर कुछ चुलबुली सखियाँ किस तरह इन बातों का स्कैंडल बनाती है। इन सारी चीज़ों के साथ में उन्होंने एक ऐसी कोमल भावाभिव्यक्ति की है जिसमें ज्ञान की ऊष्मा नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक सरसता है और एक तरलता है और विषय क्रम का एक निरंतर विस्तार है, जो कि हमें सदैव अपने निबंध से, अपनी तीखी मार से और अपने संवेदनशीलता के साथ में हमें उस निबंध से जोड़े रखती है और हमारे मन में एक चेतावनी पैदा करती है। निबंध एक संदेश देते हैं। हरिशंकर परसाई की भाषा हमारे मन तक पहुंचती है और एक वैचारिक उद्वेलन होता है। किसी भी रचना की सार्थकता उसकी वैचारिक उद्वेलन में है। जो संदेश लेखक या सर्जक हमारे साथ, पाठकों के साथ साझा करना चाहता है, जब पाठक उस मन स्थिति में पहुंच जाता है और वह उद्देश्य वहां पर फलीभूत हो जाता है। देखिए, ये जो आई बरखा बहार है, आपको मैंने इसका पीपीटी बनाकर भेजा है। आप इसे आराम से शांति से पढ़िए, क्योंकि फ़ॉन्ट थोड़ा सा इसमें अस्पष्ट है और अदृश्य भी है। हम महत्वपूर्ण अंश पढ़ेंगे, बाकी अंश आप पढ़िए और जो महत्वपूर्ण अंश है उनकी व्याख्या मैं आपको समझाती चली जाऊंगी। आई बरखा बहार। शहर की राधा सहेली से कहती है, हे मणि, मन के मैंने पानी में केंचुए और मेंढक आने लगे। मालूम होता है सुहावनी मतवाली वर्षा ऋतु आ गई। आगे वह शाम नहीं आए वगैरह प्राइवेट वाक्य बोलती होगी जिससे मुझे मतलब नहीं। विरहिणी मेघ नहीं देखती, नभ केंचुए और मेंढक देखती है। वर्षा का इसमें विश्वसनीय संकेत दूसरा अब नहीं है। प्राकृतिक नियम बदल गए, ऋतुओं ने मर्यादा त्याग दी, मगर इस मन ने किसी भी वर्षा ऋतु में केंचुए और मेंढक उदकने में कभी नहीं दी। सुना है कारपोरेशन पानी की व्यवस्था में सुधार करने वाली है। मुझे डर है इससे नगर के रागात्मक जीवन पर संकट आ जाएगा। विरहिणियों को वर्षा ऋतु का आभास नहीं होगा, उनकी भावनाएं और उच्छ्वास दबे रहेंगे और किसी दिन विस्फोट हो जाएगा। बहुत सुंदर व्यंग है कि ये सामाजिक रागात्मकता जब जीवन पर खत्म हो जाती है, तब जीवन पर संकट आ जाता है। दिनों दिन मनुष्य का जीवन संवेदना शून्य होता चला जा रहा है। एक भावनात्मक शून्यता, एक रिक्तता सभी के मन में व्याप्त होती चली जा रही है, क्योंकि हम यांत्रिक जीवन पर और बहुत ही अर्थ केंद्रित व्यवस्था पर, व्यापारिक मनोवृत्ति के साथ जीवन जीने के आदी हो गए हैं। आगे देखिए, राधा पूछती है क्यों। सहेली कहती है, वहाँ सांप बिच्छू रेंगते हैं, तेरा कन्हैया
कोई नाग नाथने वाला नहीं है। वह सांप को देखकर अरे बाप रे चिल्लाकर भाग जाएगा और तू अकेली रह जाएगी। राधा को यमुना तट पर अकेली न जाने की सलाह सहेलियां क्यों देती थी? क्या इसलिए कि यहाँ नाग रहता था, या इसलिए कि यहाँ कृष्ण आता था, या इस उद्देश्य से कि यह डर कर हमें साथ ले जाएगी और कल से हम इसका स्कैंडल फैलाएंगे? यह तो कृष्ण चरित्र पर शोध का विषय हो गया। मैं तो कमरे में बैठा हूँ और खिड़की से झमाझम वर्षा को देख रहा हूँ। यह कमरा नहीं है, यह किसी ऋतुशाला का नपना घट है। मैं यही बैठे बैठे बता सकता हूँ कि आज कितना पानी गिरा। आधा इंच तक एक कोना टपकता है, 1 इंच पर दूसरा, 1.5 इंच पर तीसरा, और जब चारों कोने टपकने लगे तब समझना चाहिए कि 2 इंच पानी गिर चुका। ये पुरानी इमारतों पर व्यंग है कि एक कोना टपके तो आधा इंच। इनका जो मापदंड है वो अब खंडहर पर, पुरानी इमारत पर, या उसकी जो देख रेख नहीं हो रही है उस पर व्यंग करता है। दोनों मकान को रोते हैं और यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि मकान मेरा है या उनका। बरसात में जब मकान मालिक से मेरी भेंट होती है तब मुझे लगता है जैसे मकान मेरा है और ये मुझसे शिकायत कर रहे हैं। मैं अपराधी अनुभव करने लगता हूँ। पर अभी उस दिन मामला हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। मकान मालिक ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में बनी सारी सरकारी इमारतें लीक करती हैं। इसकी जांच करने के लिए सरकार ने विशेषज्ञ बैठाए थे। विशेषज्ञों ने रिपोर्ट में कहा है कि इस जगह की मिट्टी ख़राब है। मुझे हैरानी है इधर कुछ सालों से ही शहर की मिट्टी कैसे ख़राब हो गई। पहले तो इमारतें अच्छी है, मिट्टी ख़राब तो ज़रूर है, पर कौन सी मिट्टी? यह मिट्टी ख़राब हुई है जिससे मकान बनते हैं या वह जिससे आदमी बनने लगे हैं। आदमी हो तो मकान बनाते और बनवाते हैं। विशेषज्ञ की बात में कोई ध्यान नहीं दे सकता। हमने अपनी ज़िंदगी ही विशेषज्ञों को सौंप रखी है। हम हर बात में एक समिति बना देते हैं, हम हर बात में एक विशेषज्ञ की राय मांगने लगते हैं। हमारी अपनी जीवन शैली में एक परोपजीविता आ गई है और दूसरों के ऊपर डाल देने की बात आ गई है। स्वयं के निर्णय लेने की स्थितियाँ, स्वयं कुछ कर गुजरने की परिस्थितियों से हम बचने लगे हैं। तो इंसान का ये जो एस्केप्शन है, हर चीज़ से बचना, पलायनवादी जो मनोवृत्ति है उसकी, कि हर चीज़ को छोड़कर चला जाता है या तटस्थ भाव से या उदासीन भाव से जो वह जीवन जीता है, उस पर परसाई जी का व्यंग है। बाहर जाना है पर भीगने के डर से छिपा बैठा हूँ। भीगने से भी आनंद होता होगा, तभी बड़े बड़े संत बच्चों की तरह मैदान में खड़े हो जाते हैं। और कबीर का दुहा है ना, गगन गरजे बरसे थमी बाहर गहर गंभीर, चहु दिसी दम के दामिनी भीजे दास कबीर। कबीर दास जी भीगते हैं और वो कौन सा रस है? अध्यात्म रस है। वो कौन सा नाद है? अनहद नाद है, जिसमें कबीर को ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। कबीरदास जी का यह दोहा उनके किसी विरोधी का था या उनका था? हरिशंकर परसाई उसकी प्रासंगिकता पर, उसकी सामयिकता पर एक व्यंग कसते हैं और प्रश्न उठाते हैं। प्रैक्टिकल व्यवहारिक आदमी की नज़र में यह एक मस्ती, पागलपन और बेवकूफ़ी तो होती होगी ही। अगर यह सही है कि कबीरदास जानबूझकर भीग रहे थे तो एक बात निश्चित है, उनके घर में 1-2 जोड़ी सूखे कपड़े होंगे, हो भी सकते हैं वे खुद कपड़ा बुनते थे। उन पर न महंगाई मांग लगती थी और न मुनाफाखोरी। मुझे भीगते हुए डर लगता है। मैं खिड़की में से दूसरों को भीगता देख रहा हूँ और उन्हें पागल भी समझ रहा हूँ। बरसात में कुछ चीज़ें याद आती है। एक तो यह कि किसी ने मेघ के द्वारा प्रियतमा को संदेश भिजवाया था। मनुष्य जाति के इतिहास में यह समस्या रही है। पोस्ट और टेलीग्राफ महकमा खुलने के बाद भी हल नहीं हुई। देखिए हम कहाँ तक आगे बढ़ गए हैं, लेकिन अभी भी हम जब मेघदूत से संदेशा भिजवाते हैं, विरहिणी नायिका कौवे को देख कर के समझ जाती है कि ये हमारी सांस्कृतिक परंपराओं की ओर संकेत है। ये जीवन की रागात्मकता से हमें जोड़ता है, जीवन की समरसता की ओर हमें ले जाता है कि प्रकृति और प्रकृति के ये पशु जगत, पक्षी जगत, इनसे भी हमारा एक संबंध होता था। ये भी हमारे जीवन के अभिन्न अंग होते थे। इनके कूदने से, मेंढक कूदता था तो लगता है बरसात आएगी, कौवा
काँव काँव करता है तो लगता है कि मेहमान आ जाएंगे। तो ये जो अतिथि देवो भव या भ्रातृत्व की भावना या भारतीय संस्कृति के जितने भी जीवन मूल्य है जो उसे विश्व गुरु की पद पर ले जाकर खड़ा करते हैं, ये भारतीय संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषताएं हैं, जिनके माध्यम से लेखक ये कहता है कि पोस्ट और टेलीग्राफ महकमा खुलने के बाद भी ये समस्या हल नहीं हुई है कि विरहिणी मेघ के साथ संदेश भिजवाती है। कुछ पोस्टमैन चिट्ठियाँ खोल लेते हैं। उर्दू काव्य से मालूम होता है कि कुछ कवियों ने किसी आदमी के हाथ संदेशा भेजा था, पर संदेश वाहक प्रेमी से ज़्यादा आकर्षक था, इसलिए उसने प्रेमी को उखाड़कर खुद को जमा लिया। इस घटना के बाद से खूबसूरत आदमी के हाथ संदेश भेजना बंद कर दिया गया। मेघ से संदेशा कहलवाना बिल्कुल निरापद है। उस यक्ष से नाराज़ होकर बड़े साहब ने उसका तबादला कहीं दूर कर दिया होगा। मकान नहीं मिलने के कारण वह फैमिली वहीं छोड़ आया होगा। इधर जब भी पड़ोस की लड़की को यक्ष देखता उसे घर की याद आने लगती। ऐसे ही किसी मूड में उसने मेघ को ही दूत बना लिया। वह जानता तो होगा कि मेघ बोल नहीं सकता, पर संदेशा दे देने का संतोष एक अलग चीज़ है। वह संदेशा पहुंचता भी है या नहीं, या जिसे भेजा गया है वह उसे समझती है या नहीं, ये बातें उस क्षण ध्यान में नहीं आती। मैं 6ठी या 7वीं कक्षा का विद्यार्थी था। मेरे घर के पास एक युवा कथावाचक रहता था जो महीनों बाहर घूमता हुआ कथा कहता था। वह बाहर से अपनी नवपरिणीता पत्नी को लंबी लंबी चिट्ठियाँ लिखता। पंडितानी की शिक्षा अक्षर ज्ञान से विशेष आगे नहीं थी। वह विरह विह्वल कथावाचक पत्रों में अपनी सारी प्रतिभा उंडेल देता। वह बेचारी मुझे बुलाकर चिट्ठियाँ पढ़वाती। कथावाचक की चिट्ठी खूब भावावेश की होती। मैं बरामदे में खड़ा होकर जोर से चिट्ठी सुनाने लगता तो वह रोकती, धीरे पढ़ो भैया धीरे। चिट्ठी में 2500 बार आता प्राणाप्रिये, प्राणवल्लभे, हर 2 वाक्यों के बाद प्राणाधिके, प्राणवल्लभे। वह बेचारी समझ नहीं पाती थी। उसने मुझसे पूछा कि इसका क्या मतलब होता है। इन शब्दों का अर्थ तब मुझे भी नहीं मालूम था। 6ठी के विद्यार्थी की क्या बिसात। मैं अपने हिंदी के वयोवृद्ध अध्यापक के पास गया और पूछा, सर प्राणाधिके और प्राणवल्लभे का क्या अर्थ होता है। उन्होंने गुस्से से मेरी तरफ देखा और डांटा, तुम इन फालतू बातों में क्यों पड़ते हो। गुरुओं की बात मैंने कभी नहीं टाली। उन्होंने कह दिया तो ज़िंदगी भर इन फालतू बातों में नहीं पड़ा। इसी मौसम का उपयोग राम ने और ड्रग्स में किया। रामचरितमानस में राम वर्षा दर्पण वर्णन के बहाने मदमस्त को नीति बोध कराने के लिए आतुर होते हैं। छोटा भाई अब मेरी एक भी नीति नहीं सुनेगा, क्योंकि व्यवहार में पहले बहुत झंझटें पैदा हो गई है। किसे संबोधित करूं। एक मित्र है जो सुनता सबकी है पर करता मन की है। मैं उसी को संबोधित करता हूं। हे हनुमान, ये बादल कैसे उमड़ रहे हैं, जैसे 20 दाने, 25 नाच, 2 दृश्य, एक आत्महत्या वाली बॉक्स ऑफिस फिल्म के पहले तो की भीड़ उमड़ रही हो। हे भाई, हवा के झोंके में ये वृंदा इस तरह झुक झुक पड़ते हैं जैसे सेक्रेटरी की लड़की की शादी में अफसर लोग झुक झुक कर बारातियों को पान दे रहे हों। इस तरह से ये एक व्यंग है कि बरसात की ऋतु में हवा के झोंकों का आना। या श्री राम भी जब अपनी बात कहते हैं तो वह लक्ष्मण को ना कहकर हनुमान को कहते हैं। तो कुछ पौराणिक प्रसंगों के माध्यम से भी वे अपनी बात को स्पष्ट करते हैं और कहते हैं आगे, वर्षा मुझे अपनी लपेट में ले रही है। ऐसे ही एक बार जब मैं फुटबॉल का खेल देख रहा था तब गेंद उछलकर मेरे सिर पर लगी और मैं खेल में शामिल कर लिया गया। तटस्थ इसी तरह कभी कभी लड़ाई में खींच लिए जाते हैं। सिर्फ तटस्थ होने से बचाव नहीं होता, खिड़की भी बंद करनी चाहिए। मैंने खिड़की बंद कर ली है। बाहर खूब पानी बरस रहा है, मगर मैं वर्षा से अछूता हूँ। मैं उसे देख भी रहा हूँ। सिर्फ ये टपके वर्षा का बोध कराते हैं, जैसे अखबार में शीत युद्ध की खबरें पढ़ रहे हों। जैसे एक खबर होती है वैसे ही हम अब ऊपरी और कृत्रिम और दोहरा जीवन जी रहे हैं। वर्षा ऋतु में भी हम खिड़की बंद किए बैठे हैं। तो ये हरिशंकर परसाई का जो ये निबंध है, ये राजनीतिक व्यंग भी है, सामाजिक व्यंग भी है और सांस्कृतिक संरक्षण की बात भी कहता है। और साथ ही साथ मनुष्य के संवेदनात्मक शून्यता की तरफ, भावनात्मक रिक्तता की तरफ और उसके अकेले यांत्रिक मनबोध की तरफ और अपने अर्थ
प्रधान जीवन शैली की तरफ भी व्यंग करता है। तो कई प्लेटफॉर्म पर जाकर के परसाई जी ने इस निबंध को लिखा है। ये उनकी जो सृजनात्मक शक्ति है, ये उनकी जो कोमल भावाभिव्यक्ति है, ये इसकी महक पूरे संसार में बनी रहेगी। इसीलिए हम हरिशंकर परसाई को एक श्रेष्ठ व्यंग्यकार के रूप में देखते हैं।